नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? मैं विश्वजीत पांडे, विश्व गुरु हिंदुस्तान की इस अलौकिक पहल आत्मनिर्भर बिहार की वीडियो सीरीज के 12वें एपिसोड में आप सबके समक्ष आपके आदेशानुसार हाजिर हूं और उम्मीद करता हूं हमेशा की तरह आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं, सकुशल हैं तथा एक समृद्ध भारतवर्ष एवं एक आत्मनिर्भर बिहार की कुशलता की कामना कर रहे हैं। दोस्तों, आपको यह धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जिस तरह से हमारे वीडियो संदेश को लाइक करके उसको अग्रेषित कर अपने मित्रों तक पहुंचाकर और अलग-अलग माध्यमों से हमारी टीम तक अपनी शुभकामना संदेश पहुंचाकर हमारी टीम का मनोबल बढ़ाने में आपने जो पुण्य काम किया है, उससे निश्चय ही हमारे इस पुण्य अभियान को बहुत ही सफलता मिल रही है और हमारी टीम का मनोबल दिन दुना रात चौगुना बढ़ रहा है। दोस्तों, आपको ये बताते हुए मुझे हंसी भी आ रही है और बोलना भी प्रासंगिक हो जाता है कि एक ओर जहां हमारे सैकड़ों शुभचिंतकगण हमारी हौसला बढ़ाने और हमारी टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए रात दिन प्रयासरत है, वहीं दूसरी ओर हमारे कुछ आलोचक जो कि पता नहीं वो किस तरह से हमारे आलोचक बने हुए और उनके नकारात्मक विचारों का कारण क्या है जो अभी तक समझ में नहीं आया है। वस्तुतः उन्होंने भी अपने प्रयासों में कमी नहीं छोड़ी है और अपने अपने विभिन्न माध्यमों का इजाद करते हुए हमारी टीम का मनोबल गिराने के लिए कई माध्यमों से फोन कॉल्स और मैसेजेस वो भी करते रहते हैं। उनके लिए भी मैं ये कहना चाहता हूँ, ताल को ताल की झंकृति तो मिले, रूप को भाव की अनुकृति तो मिले, मैं भी सपनों में आने लगूं आपके, पर मुझे आपकी स्वीकृति तो मिले। दोस्तों, आपको यह याद दिला दूं कि कल के एपिसोड 11 में हम सबने यह चर्चा किया था कि किस तरह से शैक्षणिक माहौल की कमी के कारण बिहार से हायर एजुकेशन के लिए प्रति वर्ष लाखों की संख्या में विद्यार्थियों का पलायन हो रहा है, जो कि बिहार के लिए बेहद शर्मनाक एवं चिंताजनक है। मित्रों, आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं बिहार में वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल एनवायरनमेंट की चुनौतियों और उसके समाधान के ऊपर। दोस्तों, आज यह भी एक पंक्ति याद आ रही है, कुछ पंक्तियां याद आ रही है जो कि कहना प्रासंगिक हो जाता है। देखा मैंने जो आज जरा खुद में झांक कर, ख्वाबों के कबूतर सभी पर खोल रहे थे, सावन में सुना है हरा हो गया है मंजर, कुछ जख्म पुराने भी यही बोल रहे थे। आपको याद होगा, आप याद कीजिए प्राचीन बिहार, आप याद कीजिए आधुनिक बिहार, आप याद कीजिए वर्तमान बिहार, आप याद कीजिए आज का प्रसंग, आप याद कीजिए आज का बिहार, आप याद कीजिए आज के विद्यार्थियों की समस्या, आप याद कीजिए आज के अभिभावकों की समस्या, आप याद कीजिए आज के बिहार के पिछड़ेपन के सबसे बड़े कारणों में से एक विद्यार्थियों का पलायन। हमें यह सोचने पे मजबूर कर देता है, हमें यह कहने पे मजबूर कर देता है कि सत्ता के मद में चूर वो तमाम सत्ताधीश और सत्तानवीश वो साहिब वक्त अपनी अपनी जायदाद में दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ाकर अपने नस्लों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लाखों करोड़ों बिहारी युवकों के वर्तमान एवं भविष्य के साथ खिलवाड़ कर चुके हैं और हमें यह सोचने पे मजबूर कर दिए हैं कि आखिर बिहार के शैक्षणिक वातावरण को किस तरह से समृद्ध किया जाए, किस तरह से बेहतर बनाया जाए, ताकि हमारे विद्यार्थी, हमारे अपने घर के विद्यार्थी जो कि शिक्षा की खोज में अलग अलग राज्यों में पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं, वो किस तरह से बिहार में रहकर एक कुशल शिक्षा हासिल कर सके, एक अच्छी शिक्षा हासिल कर सके, ताकि इन प्रतिभाओं को वहीं पे रहकर गुणात्मक शिक्षा हासिल करने का एक अवसर प्राप्त हो। जी हाँ, आपको यह जानकर हैरानी नहीं होगी कि वेंटिलेटर के भरोसे चल रही बिहार की हायर एजुकेशन यानी बिहार की उच्च शिक्षा चीख चीख कर यह कहने पे मजबूर हो रही है, यह आपको बताने को मजबूर हो रही है, आपको जगाने के लिए मजबूर हो रही है कि दूसरे राज्यों की अपेक्षा बिहार के राज्य के विश्वविद्यालयों की ग्रेडिंग बहुत ही कम है। अगर आप दूसरे राज्यों के विश्वविद्यालयों की नैक की एक्रेडिटेशन उठा के देखेंगे, नैक की ग्रेडिंग उठा के देखेंगे, तो आपको शर्म महसूस होगी कि आखिर उस रेटिंग में बिहार कहाँ खड़ी होती है। जी हाँ, सबसे पिछड़ी पंक्तियों में खड़ी नजर आएगी आपको बिहार। उतना ही नहीं, अगर आप आबादी की चर्चा करें, कल हमने चर्चा किया था कि बिहार एक ऐसा प्रदेश है जो कि भारतवर्ष की आबादी का 9% से ज्यादा आबादी बिहार में निवास करती है। कि हाँ, इस समय जाहिर सी बात है कि बिहार में युवकों की संख्या भी अधिक होगी। और आपको यह बता दें, उच्च शिक्षा हासिल करने वाले 18 से 23 वर्ष के युवकों की अगर बात करें तो बिहार में इसके लिहाज से कॉलेजों की संख्या बहुत ही कम है। इस आयु वर्ग के 1 लाख युवा आबादी में बिहार में सिर्फ 7 कॉलेजेस हैं, 7 कॉलेज, यानी 1 लाख युवाओं के उच्च शिक्षा प्राप्त करने के संस्थान केवल 7 हैं बिहार में। अगर
जो कि अगर हम बात करें राष्ट्रीय अनुपात का तो यह अनुपात 27 कॉलेजों का है। दूसरी ओर पुडुचेरी जैसे छोटे राज्य का औसत अगर देखते हैं तो 1 लाख विद्यार्थियों के लिए पुडुचेरी जैसे छोटे से राज्य में 58 कॉलेज है। पता नहीं हमारा बिहार किस ओर जा रहा है, हम क्या सोच रहे हैं। इसी तरह छात्र और प्राध्यापक के अनुपात के मामले में भी बिहार सबसे पीछे नजर आता है। यहाँ पर प्राध्यापकों के साथ अगर प्राध्यापकों और विद्यार्थियों के अनुपात की बात की जाए तो एक प्राध्यापक के पीछे 47 छात्र आते हैं, यानी एक प्राध्यापकों को 47 छात्रों को पढ़ाने की औसत जिम्मेदारी दी जाती है, जो कि राष्ट्रीय अनुपात देखा जाए तो यहाँ पे अनुपात 24 का है। यहाँ पर हमें सीख लेने की जरूरत है ओडिशा और हरियाणा जैसे राज्यों में जिसके अनुपात क्रमशः 18 और 12 हैं। जी हाँ, यह हमारे सर्वे नहीं है, यह हमने प्रभात खबर के एक रिपोर्ट से ये चीज जानने का कोशिश किया है और जानकर यह बेहद शर्म महसूस हुई हमें कि यही वो बिहार है जिसके नालंदा यूनिवर्सिटी में 5 विद्यार्थियों के पीछे एक प्राध्यापक हुआ करते थे और आज ये वही बिहार है जहां पर 47 विद्यार्थियों के लिए एक प्राध्यापक है। आखिर हम किस गुणात्मकता की बात कर रहे हैं, किस शैक्षणिक स्तर बढ़ाने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, आप तो जानकर और भी शर्मसार हो जाएंगे कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस राजनीतिक मतभेद में अपने आप को इस चरम पे पहुंचा चुके हैं कि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर और कॉलेज के प्राध्यापकों की कहानी और उनके लड़ाई की कहानी, उनके झगड़ों की कहानी का निपटारा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ता है। आप समझ सकते हैं कि हम किस ओर जा रहे हैं, किस तरह के शैक्षणिक वातावरण का निर्माण करना चाह रहे हैं, इसको कैसे दूर किया जाना चाहिए, इस सब पर मंथन करने की जरूरत है। और इन्हीं सारी खबरों से रंगीन होती है हमारे यहाँ की अखबारें। आखिर अखबार इस तरह के खबरों से जब रंगीन होगी तो सॉल्यूशन किस तरह से प्रदान करेंगे हमें। ऐसे में एजुकेशनल एनवायरनमेंट की क्या हालत होगी उसे समझा जा सकता है। जी हाँ, दूसरी ओर अगर बात करें तो लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक सबसे बड़ी कमजोरी है हमारी। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है ही नहीं। बिहार के विद्यार्थियों का पलायन का सबसे मूल कारण है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको यह समझना होगा, हमको यह समझना होगा कि 21वीं शताब्दी में हम जी रहे हैं और इस 21वीं शताब्दी में विद्यार्थी जिस एज के होते हैं या जिस आयु वर्ग के विद्यार्थी उच्च शिक्षा पाने के लिए आगे बढ़ते हैं, निश्चय ही उनका आकर्षण वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी होता है, जो कि बिहार में नहीं है। उस तरह के स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उस तरह के स्टैंडर्ड से हम काफी पीछे हैं, जो कि हमारे बिहारी विद्यार्थियों का दूसरे राज्यों में पलायन करना स्वाभाविक हो जाता है। उसके साथ साथ सबसे बेसिक अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर दें, भवन, बेंच, कुर्सी, टेबल, एसी, इन सारी चीजों को हटा दे, बाकी सारी सुविधाओं को हटा भी दे, जो सबसे मूलभूत सुविधा होती है होनी चाहिए एक कॉलेज के अंदर, एक यूनिवर्सिटी के अंदर, जो होती है लाइब्रेरी। जी हाँ, लाइब्रेरी की अगर आप बात सुनेंगे, लाइब्रेरी के बारे में आप अध्ययन करेंगे तो पाएंगे, आपने देखा भी होगा, आपने महसूस भी किया होगा कि लाइब्रेरी में पुस्तकों के नाम पे बाबा आदम की पुस्तकें मिलती हैं। 2020 के क्लास में 2020 के सेशन में जो बच्चे दाखिला ले रहे हैं, पता चलता है कि लाइब्रेरी में अगर रेफरेंस के लिए कोई बुक लेना चाहते हैं तो उनको 1932 की एडिशन मिलती है, 1968 की एडिशन मिलती है, 1983 की एडिशन मिलती है। आप समझ सकते हैं कि कितने बदलाव आए हैं एजुकेशन सिस्टम में, कितने बदलाव आए हैं पढ़ाई में। वहां पे स्टूडेंट्स अपने आप को अपग्रेड करें तो कैसे करें, ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। आप अगर छोटा सा एग्जांपल देखें, कॉमर्स के विद्यार्थी मेरे इस बात से सहमत होंगे और कॉमर्स के एक्सपर्ट्स कि अगर आप 1932 और 1950 का किताब उठा के देखेंगे तो उसमें मुद्रा के केवल 2 प्रकार हुआ करते थे, मेटालिक मनी और पेपर मनी। परंतु आज देखेंगे तो उसमें ई मनी भी जुड़ गया है, उसमें प्लास्टिक मनी भी जुड़ गया है और ना जाने कितने तरह के नए नए तरीके इजाद हो रहे हैं, नए नए चीजें आ रही हैं पढ़ने के लिए। अगर हमारे विद्यार्थी वहीं पढ़ते रहेंगे तो आखिर अपग्रेड कब होंगे? तो आखिर हम क्या बोल के अपने विद्यार्थियों को वहां पे रोके? इसके लिए विद्यालयों, महाविद्यालयों और यूनिवर्सिटीज के लाइब्रेरी सिस्टम को ठीक करना होगा। जी हाँ, ठीक करना ही होगा। अगर हम ठीक नहीं कर पाए तो हमें उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारे विद्यार्थी वहां पे रुक पाए। उसके बाद बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर दी जाए तो आपको याद दिला दूं,
कि प्राइमरी एजुकेशन सीरीज में हमने यह चर्चा किया था, हमने बताया था कि किसी भी विद्यार्थी के पढ़ाई में 3 पक्ष होते हैं, लेकिन जब उच्चतर शिक्षा की बात आती है तो वहां पे 4 पक्ष आ जाते हैं। और 4 पक्ष होते हैं विद्यार्थी का अभिभावक, विद्यार्थी, प्राध्यापक और संस्थान। यानी संस्थान से मतलब है संस्थान के मैनेजमेंट। जी हाँ, यहाँ पे आपको यह जानना जरूरी है कि हमेशा की तरह अभिभावक का काम है अपनी क्षमता अनुसार, अपने विद्यार्थी की क्षमता अनुसार, अपने आर्थिक क्षमता अनुसार विद्यार्थियों का नामांकन करा देना। विद्यार्थी का काम है ससमय सशरीर क्लास में उपस्थित हो जाना। अब वहां पे प्राध्यापक का काम है उनको अगले दिन विद्यालय महाविद्यालय आने के लिए उनमें इस तरह का इंटरेस्ट क्रिएट कर दे कि वो जरूर आए। और वहीं पे विद्यालय प्रबंधन का काम आता है, सिस्टम का काम आता है, यूनिवर्सिटीज का काम आता है, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट का काम आता है, कॉलेज मैनेजमेंट की बात आती है तो उसकी यह जिम्मेदारी होती है कि वहां पे इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें, इस तरह का माहौल प्रोवाइड करें ताकि हमारा विद्यार्थी जब क्लास में बैठा हो तो मेंटली और फिजिकली वहां पे टीचर्स की बात को समझ पाए, उनसे रूबरू हो और अपने ज्ञानार्जन करें। ऐसी स्थिति में अब हमारी और आपकी जिम्मेदारी ये भी आ जाती है कि हम देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को कैसे दूर किया जा सकता है। इसी कमी पर बात करने के लिए हम कल पुनः आपके पास हाजिर होंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। जी हाँ, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन तमाम छात्र नेताओं से, उन तमाम छात्र संगठनों से जिनके राजनीति की नींव महाविद्यालय स्तर पर रखी जाती है, उनको इन सारी चीजों से रूबरू कराएं, उनका ध्यान यहाँ पे आकृष्ट कराएं, अपने जनप्रतिनिधियों से इस पर संवाद करें और उनसे कहें कि इन समस्याओं को अविलंब दूर किया जाए, वरना आने वाला समय और भी भयावह हो सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। कल पुनः मिलते हैं, बिहार की हायर एजुकेशन को नए तरीके से समझने का कोशिश करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम।